जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार संज्ञा है तो है क्या। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपको संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि संज्ञा से संबंधित किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा 100%। इसलिए आज के इस क्लास में हम लोग बेहतर तरीके से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिरकार संज्ञा है तो है क्या, ताकि संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में, आप देखते ही मात्र उस प्रश्न को तुरंत बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार संज्ञा है तो है क्या। देखिए, संज्ञा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इसका परिभाषा क्या होता है। आखिरकार संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संज्ञा जो है वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। कोई प्रश्न आपसे पूछेगा कि आखिरकार संज्ञा क्या है, तो आपको कहना है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। जैसे हम कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो क्लास देख रहे हैं, आप अपना नाम ही ले लीजिए, वो क्या आ जाएगा, तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कोई भी वस्तु का नाम ले लीजिए, चाहे बेंच ले लीजिए, चाहे मार्कर ले लीजिए, कोई भी वस्तु है वो सारा का सारा क्या है, तो एक संज्ञा है। कोई भी स्थान ले लीजिए, जैसे कि आप जहां से अभी क्लास को देख रहे होंगे, वो भी क्या है, एक संज्ञा है। आपके मन में चलता होगा कि हम आज मिठाई खाएंगे। मिठाई क्या है, तो एक संज्ञा है। मतलब दुनिया का प्रत्येक चीज क्या है, तो संज्ञा है। दुनिया का प्रत्येक चीज, दुनिया का सभी चीज क्या है, तो एक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संज्ञा के प्रकार जो हैं वो कुल 5 प्रकार है। संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, तो कुल 5 प्रकार हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा आ जाता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा आ जाता है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि आखिरकार व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, जातिवाचक संज्ञा है क्या, समूहवाचक संज्ञा है क्या, भाववाचक संज्ञा है क्या, और द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो है क्या, जिसमें किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु या फिर खास स्थान का नाम लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं, आपका भी कोई नाम होगा, आपका जो नाम होगा वो आ जाता है किस संज्ञा के अंतर्गत, तो वो आ जाता है क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा है जिसके अंतर्गत किसी खास व्यक्ति, वस्तु का या फिर किसी भी स्थान का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपका कोई नाम होगा, मान लीजिए कि नाम ले लेते क्या, तो राहुल नाम ले लेते हैं। ठीक है, राहुल नाम ले लेते हैं। कोई स्थान का आप नाम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं बिहार का। ठीक है, बिहार का। और जैसे कोई खास खास है, जैसे नदी में एक ले लेते हैं गंगा नदी। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा संज्ञा है जिसमें किसी एक वस्तु या फिर व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसके नाम को संबोधित किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे संज्ञा के ऊपर, जिसका नाम है क्या, तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर नाम के जो ना जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं तो उसमें किसी खास जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, जैसे हम लड़का बोले, लड़का। ठीक है, लड़का जब हम बोले तो लड़का में आ जाता है बहुत सारा लड़का।
अंकित, आयुष, रवीन, रजनीश, बहुत सारा लड़का आ जाता है। तो लड़का जब हम एक शब्द बोले लड़का, तो लड़का के अंतर्गत बहुत सारा लड़का आ जाता है, लेकिन लड़का कौन सा संज्ञा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? तो जातिवाचक संज्ञा। और जो कोई नाम लेंगे वो आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। समझ गए आप सभी? जैसे हम लोग कहे कुर्सी, कुर्सी कहेंगे तो कुर्सी जब हम बोले तो कुर्सी तो बहुत सारा है ना, लेकिन नाम क्या है? तो एक ही है। वो क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम बोले मोबाइल, मोबाइल बोले तो मोबाइल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बोर्ड बोले, बोर्ड कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिसमें किसी खास जाति का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आया होगा आपको समझने में। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो लड़का ले लीजिए, लड़की ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, टेबुल ले लीजिए, ठीक है, ये सारा मार्कर ले लीजिए, ये सारा का सारा क्या है? तो सारा का सारा है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं समूहवाचक संज्ञा के ऊपर। समूहवाचक संज्ञा में किसी खास समूह का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्या? तो समूहवाचक संज्ञा। किसी खास समूह का जब बोध होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या? तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग बोलेंगे सभा, सभा, सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उपस्थित, इसीलिए ये किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हम लोग बोले भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कौन सी संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? तो इसको रखेंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हम लोग बोले सेना, सेना जब हम लोग बोलते हैं, सेना में बहुत सारे सेना आ जाते हैं, इसलिए ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में आपको आइडिया लगा कि समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह को दर्शाया जाता है, पूरे समूह में उपस्थित लोगों को दर्शाया जाता है। किसके अंतर्गत? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके अंतर्गत किसी भी चीज के बारे में भावना प्रकट जब होता है हमारे दिमाग में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी भी चीज का भावना प्रकट होता है, जैसे कि हम उसको जो है ना, भाववाचक संज्ञा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, ठीक है, छू नहीं सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, इसमें सिर्फ भावना प्रकट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं बुढ़ापा, बीमारी, महामारी, ये सारा का सारा क्या है? तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत भावना सिर्फ दिखता है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। अच्छा बताइए तो आप सभी, क्या हम लोग बुढ़ापा को छू सकते हैं? ये तो मन में आ रहा है ना, जैसे बचपन कहेंगे, हाँ बचपन था एक ना, बुढ़ापा, हाँ बुढ़ापा होता है, जवानी, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा? तो किसके अंतर्गत? वो आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे उदाहरण ले लीजिए क्या? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, बचपन ले लेते हैं, बचपन, ये सारा का सारा क्या? तो भाववाचक संज्ञा है। क्या हम लोग बचपन को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। ये किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इससे लास्ट वाला संज्ञा है जिसका नाम है क्या? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे गिन सकते हैं, इसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, और इसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी संज्ञा को हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए धातु, धातु ले लीजिए, सोना ले लीजिए, घी ले लीजिए, ये सारा का सारा क्या है? तो ये सारा का सारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके भेदों का क्या परिभाषा होता है, उनका उदाहरण क्या होता है, इन सारे चीज के बारे में अब आपको पता चल गया होगा। कुछ ऐसे कमजोर छात्र एवं छात्राएं होंगे जिनको एक बार क्लास देखने से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि आप इस क्लास को जरूर से 2 से 3 बार देखें, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।